हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूँ रोहित और आप सभी का इस 9th एपिसोड में स्वागत है। तो हमारे इस जर्नी में हमने अब लास्ट एपिसोड में म्यूटेड फंक्शन ख़त्म किया था, जिसमें हमने देखा कि हम एक अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कैसे एक नया कॉलम बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग कॉलम्स को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो आज जो है हम अपने और एडवांस फंक्शन को एक्सप्लोर करने से पहले दो बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है हम यूज़ करने वाले हैं, उनको सीखने वाले हैं, विच आर कॉल्ड रीनेम एंड अरेंज। तो जैसा नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, रीनेम का मतलब अगर कोई भी मेरे पास एक कॉलम है उसको मैं एक नया नाम कैसे दे सकता हूँ, और एग्जिस्टिंग नाम को मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो आपने देखा होगा बहुत बार आपके डेटा में जो हेडर होता है कॉलम का या उसका जो नाम होता है वो काफ़ी लंबा होता है या कुछ ऐसा होता है जो शायद आपको नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करते हो उसको एक ऐसा नाम दे सको कि जिसको आप आसानी से समझ सको और उस कॉलम को आप यूज़ कर सको। और दूसरा, एक्सेल में ही आपने बहुत बार किसी भी कॉलम के हिसाब से, कॉलम की वैल्यूज़ के हिसाब से आपने पूरे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे यूजिंग आर। तो शुरू करते हैं हम। तो दिस इज़ माई पीपीटी एंड ओके, सो हियर वी आर राइट नाउ। रीनेम एंड अरेंज, ये जो फंक्शन जो है आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले फंक्शन के लिए रीनेम जो है उसके लिए मैं एक नया डेटा यूज़ करने वाला हूँ, विच इज़ जिसपे मेरे पास डेटा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, जो मैंने आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। उसके साथ हम काम करने वाले हैं। बट जो नेक्स्ट फंक्शन है अरेंज, उसमें हम वापस से अपना स्कूल प्रोफाइल का डेटा यूज़ करेंगे। तो देखते हैं। तो ये दो प्रॉम्प्ट जो हैं इनके साथ मैं काम करूँगा फॉर रीनेमिंग। पहले मैं एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना चाहता हूँ, एंड आई विल ओपन माय आर स्टूडियो। तो पहला प्रॉम्प्ट है मेरा कि एक सिंगल कॉलम को रीनेम करना है, और दूसरे प्रॉम्प्ट पे मुझे मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ रीनेम करना है। तो बिफोर वील एक्चुअली मूव ऑन टू दिस, लेट्स सी समथिंग। तो रीनेम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आई जस्ट टेल यू। तो लाइक एनी अदर फंक्शंस दैट वी हैव यूज्ड सो फार, तो सबसे पहला पैरामीटर जो रीनेम लेता है दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट नेम, जिसके अंदर आपका पूरा डेटा आपने स्टोर करके रखा है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द डेटा फ्रेम। देन इट टेक्स द न्यू नेम, जो आप नया नाम देना चाहते हो उस कॉलम का, एंड देन इक्वल टू, देन विद इन कोट्स, रिमेंबर विद इन कोट्स द ओल्ड नेम, जो आपके कॉलम का पुराना जो नाम था उसको आप विद इन कोट्स डालोगे। तो दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई जस्ट मेंशन वन मोर थिंग। आप जो ये नया नाम है इसको भी कोट्स में डाल सकते हैं, रादर मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको कोट्स के अंदर ही डालें। ऐसा क्यों? तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में स्पेसेस दे देते हैं किसी भी चीज़ में, या यूजुअली हम कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मेरा ये यही जो चीज़ मैंने लिखी हुई है न्यू अंडरस्कोर नेम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यू स्पेस नेम। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, जब भी आर इस ये स्पेस रिकॉग्नाइज करेगा वो सोचेगा कि यहाँ पे कुछ ब्रेक हो गया है, एंड दिस इज सेपरेट एंड दिस इज सेपरेट, हेंस इट विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस एज अ सिंगल थिंग। और बाकी रिकमेंडेशन मेरा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके ये है कि जब भी आप नाम वगैरह दें स्पेसेस ना दें, बीच में कोई भी स्पेस ना छोड़ें। बट इन केस अगर आपने गलती से भी स्पेस छोड़ दिया है तो आप इसको विद इन कोट्स में रखें ताकि आपको एरर ना मिले। तो जैसे यहाँ पे भी इस चीज़ को अगर आप विद इन कोट्स रख के भी चलाएंगे तो भी ये वर्क करेगा, और अगर बिना विद इन कोट्स रख के भी चलाएंगे तो भी ये वर्क करेगा। बट जब आप बिना ये डबल कोट्स के यूज़ कर रहे हैं देन प्लीज़ इंश्योर कि आपका स्पेस बीच में ना हो जो भी आप नया नाम अपने कॉलम का दे रहे हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू आर स्टूडियो एंड आई डू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हम हर बार करते हैं, सेट माई वर्किंग डायरेक्टरी, रिकॉलिंग द पैकेजेस विच आर नीडेड। बाय द वे, ये जो नई फाइल है जिसकी मैं बात कर रहा था ये मेरा एक्सेल फॉर्मेट में है, नॉट CSV, इसलिए मैंने इस रीड एक्सेल पैकेज को रिकॉल किया और ये जो फंक्शन है वो उसके अंदर है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये हमने सेकेंड एपिसोड में कवर किया था। सो आई रन दिस, आई शो यू द डेटा फर्स्ट। तो डेटा इसके अंदर कैसा दिखता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इट हैज़ एरिया विच इज़ एक्चुअली माई स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इफ यू see this, and it has all India data as well। और ये
डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड या एलिमेंट्री के हिसाब से बॉयज़ और गर्ल्स और टोटल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दिया हुआ है। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई विल गो बैक हियर। सो लाइक आई सेड, rename is my function. So first what I'll do, I'll give the name of the object जिसके अंदर मेरा डेटा है. Then what I said is new name is equal to old name. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पहला वाला जो नाम है एरिया, इसको मैं एरिया से चेंज करके लिख देता हूँ स्टेट अंडरस्कोर यूनियन टेरिटरी. सो लेट्स से आई विल राइट इट एज स्टेट अंडरस्कोर यूटी और यूनियन टेरिटरी. दिस इज माई न्यू नेम इज इक्वल टू माई ओल्ड नेम. तो अगेन मैं यहाँ पे नेम्स कर सकता हूँ, नेम्स फंक्शन का यूज, एंड आई विल पास माई tf underscore ger. This is my old name. I'll copy this entirely along with the quotes and I'll pass it over here. By the way, now I'll run it, but the thing is, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे एरो लगा के अपने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया है, what it will do is it will print my data along with the new name of the column. So if I'll run this, it will produce the result in my console. If you will see this now, इसने क्या किया है, जो मेरा पहला वाला कॉलम था जिसका नाम पहले एरिया था, उसको चेंज करके जो मैंने नया नाम दिया है state underscore ut, उसको चेंज कर दिया. But this is not how I wanted. So if I'll open it here, you will see यहाँ पे नाम तो अभी भी एरिया है. So again, what did I miss? यहाँ पे मैंने इसको डेटा फ्रेम के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर वापस से मैंने इनपुट नहीं किया. So what I'll do, I'll write df underscore ger, then like this, and I can copy this entire thing and paste it here, and now I'll run it. Now you will see this has changed the name inside my डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम के अंदर नाम चेंज हो गया. ओके, तो ये तो ही पहली बात जब हमें एक ही कॉलम का नाम बदलना है. तो मान के चलो मुझे मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ उनका नाम चेंज करना है. सो इज देयर एनी ऑल्टरनेट? यस, देयर इज एन ऑल्टरनेट विच वी विल राइट इट लाइक दिस. सो लेट्स से दिस इज अगेन माई ऑब्जेक्ट, देन आई विल पुट द रीनेम फंक्शन, then I'll again pass the name of the object. But इससे पहले मुझे, अगर मैं एक लिस्ट तैयार कर लूँ जो भी मुझे नाम बदलने हैं उनका, and I can pass it over here, then it will become much more easier for me. So let's say मैं एक लिस्ट का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, ये नाम कुछ भी हो सकता है. And then C is for again clubbing the values, जो pool of values के लिए होता है. अगेन इसके अंदर मैं क्या कॉम्बिनेशन पास करूंगा, सारे नाम जो मुझे चेंज करने हैं. तो अगेन इन द फॉर्मेट न्यू नेम इज इक्वल टू ओल्ड नेम. ओके, तो मैंने यहाँ पे नेम्स फंक्शन का यूज़ किया था. लेट्स से यहाँ पे जो भी 1 to 5 है, मैं उनका नाम चेंज करके प्राइमरी करना चाहता हूँ. तो लेट्स से आई विल कॉपी दिस यहाँ से एंड आई विल पुट लाइक दिस इज विल बी माई बॉयज अंडरस्कोर प्राइमरी. This is my new name is equal to my old name which was boys 1 to 5. Same way, यहाँ से मैं girls वाला ये pick करूँगा and I'll copy it. Let's say I'll write it like girls underscore primary equal to my old name, and finally my total 1 to 5 classes. Okay, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था, अगर मैं अपने नया नाम को भी within quotes में पास करूँ, it will work fine. So if I'll write like this, primary is equal to this, and I'll run this, control enter, and you will see कि यहाँ पे इसने एक list generate कर दी है जिसमें ये combination मेरा stored है. Okay, so now what I need to do, instead of now individually passing each combination, what I can do, I can write all underscore off, और ये फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, और इसके अंदर जो मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है ऊपर रीनेम का, वो मैं पास कर दूँ. तो ये क्या कर रहा है, ऑल ऑफ जो एक फंक्शन मैंने यहाँ यूज़ किया है, वो क्या कर रहा है, वो देखेगा, वो आर को बोल रहा है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस इसके अंदर हैं, रीनेमिंग के अंदर हैं, आप उनको क्या करो,
उनको रीनेम कर दो, इन कॉलम्स को रीनेम कर दो। सो इफ आई रन दिस नाउ यू विल सी कि हमारे जो जितने भी पहले 3 कॉलम्स थे वो उनके नाम एक साथ बदल गए। ओके, बट आई टेल यू वन मोर थिंग। मान के चलिए मेरा यहाँ पे जो रीनेमिंग है इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं। लेट्स से एक चीज़ और होती है मेरी टोटल स्टूडेंट्स समथिंग रैंडम। ओके, और ये होता मान के चलो टोटल स्टूडेंट्स ओवरऑल, ऐसा कुछ नाम होता है पुराना। और नाउ इफ आई रन दिस यू विल सी यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। बट इफ आई रन दिस नाउ यूजिंग ऑल ऑफ, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इफ आई ओपन इट यू विल सी कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे डेटा में। तो वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। आई रन दिस एंड यू विल नोटिस इट। सो लाइक हियर इट इज सेइंग दिस पर्टिकुलर कॉलम इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऑल ऑफ यहाँ पे यूज कर रखा है। ठीक है, ऑल ऑफ क्या करेगा, वो इसको भी ढूंढने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि वो इसको उसका नाम भी चेंज करे। बट ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन ऑल सच सिचुएशंस व्हाट डू? वी डू एनी ऑफ। ठीक है, ऑल ऑफ की जगह हम एनी ऑफ यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा चला दूं ताकि मेरा डेटा जो है वो पुराने के हिसाब से रीसेट हो जाए, तो लेट्स से आई रन दिस अगेन, इट विल ओवरराइट विथ माय ओरिजिनल डेटा। तो आप देखोगे ये पुराने नाम मेरे पास वापस आ गए हैं। एंड नाउ आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एनी ऑफ, ठीक है, मैं यूज करता हूँ एनी अंडरस्कोर ऑफ, और इसको मैं अगर अब रन करता हूँ यू विल सी मेरा एरर नहीं आया है। मेरा एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको ये 3 चीज़ें एनकाउंटर हुई, उसने उसका नाम चेंज कर दिया। ये एनकाउंटर नहीं हुआ, उसने उसको स्किप कर दिया। सो इफ आई ओपन इट नाउ यू विल सी ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और बाकी जैसी चीज़ें थी वो वैसी ही है। सो दिस वॉज अबाउट रीनेमिंग द कॉलम्स। पहले हमने देखा कि एक सिंगल कॉलम को कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि हम मल्टीपल कॉलम्स को ऑल ऑफ और एनी ऑफ की जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई रिकमेंड आप एनी ऑफ यूज़ करें हमेशा, क्योंकि इवन एनी ऑफ की मदद से भी क्या होगा, आप जितनी भी चीज़ें पास करेंगे अगर वो एग्जिस्ट करते हैं दे विल ऑल बी चेंज टू द नेम्स विच यू वांट इट टू बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट प्रॉम्प्ट विच इज ऑफ अरेंज। हमें अब क्या करना है, अरेंज करना है अपने डेटा को बेस्ड ऑन दिस कॉलम विच इज कॉल्ड एज हाई क्लास। और अरेंज कैसे करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आई विल रीड माई डेटा फर्स्ट। सो df sample1 के अंदर मैंने अपनी sample1 फाइल जो हमने कई एपिसोड्स में यूज़ की है उसको रीड किया, एंड वी विल सी वेयर इज दिस कॉलम कॉल्ड हाई क्लास। बाय द वे हाई क्लास इज a column which stands for highest classroom which is present in a particular school. तो अगर स्कूल 1 से 12 तक है तो द हाईएस्ट क्लास विल बी 12th। अगर स्कूल 1 से 8 तक है तो द हाईएस्ट क्लास विल बी क्लास 8। तो दिस इज दैट कॉलम जिसके हिसाब से हमें इस पूरे डेटा को अरेंज करना है। राइट नाउ यू विल ऑब्जर्व कि ये सब कुछ रैंडम तरीके से डला हुआ है यहाँ पे। हाई क्लास वेयर डिड इट गो, या सो ये कोई ऑर्डर इसका नहीं है फिलहाल। नाउ दैट्स व्हाट वी वांट टू चेंज। ओके, तो अरेंज जो है वो भी लगभग सिमिलर तरह से काम करता है। इट विल टेक इन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आपको अरेंज करना है, एंड देन इट विल आस्क द नेम ऑफ द कॉलम जिसके हिसाब से आपको डेटा को अरेंज करना है। ओके, सो लेट्स सी। सो df_sample इज माई डेटा, और मैं ये एरो डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि हमने जैसा रीनेम में देखा, आई वॉन्ट my data to be stored in an arranged manner and not like displayed in the console. So what I'll do, I'll type arrange again। ये deployer के अंदर का पैकेज है, deployer पैकेज के अंदर का एक फंक्शन है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। What I'll do, I'll pass the name of my object and then I can do a names function on df_sample1 to check the name of exact name जो है मुझे चाहिए। दिस इज दैट कॉलम हाई क्लास। इफ आई पास इट हियर एंड इफ आई रन इट नाउ यू विल सी, अगर मैं हाई क्लास को यहाँ आपको दिखाऊं तो इट हैज अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। So I'll go to my high class
you can see सारे ones पहले आए हैं, then twos are there, 3, 4, and in a similar way it will keep on increasing in the ascending fashion. Okay, so this prompt is done. Let's move to the next prompt, which is arrange the data in increasing order based on first column as urban rural and the next is high class. तो अभी हमें डेटा को दो कॉलम के बेसिस पे अरेंज करना है, दोनों को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट पहला कॉलम हमारा अर्बन रूरल होना चाहिए और दूसरा कॉलम हमारा हाई क्लास होना चाहिए. सो अगेन द प्रोसेस इज सेम. I'll do df sample 1 and then I'll write arrange df underscore sample 1. Then I'll pass the first thing which is my urban rural. तो वो कैसे लिखा हुआ है, I'll check it here. I'll copy this urban rural and then this is my high class. तो यही चीज़ मैं यहाँ पे paste कर सकता हूँ. And if I'll run this now, you will see my data is arranged based on these two particular columns, which is सबसे पहले मेरा urban rural के हिसाब से तो सारे 1 पहले आ गए हैं और उसके बाद सारे 2s आएंगे एंड हाई क्लास जो है वो इस ऑर्डर में अरेंज हुई है. बाय द वे ये डबल कॉलम्स के बेसिस पे अरेंजमेंट लॉजिकली है कैसा, आई विल शो इट टू यू ओवर हियर. तो अगर आप इसको देखेंगे तो लेट्स से मेरे पास एक कॉलम में अर्बन रूरल है 1 1 2 2 1 2 2 ऐसा कुछ, और इनके सामने हाई क्लास की वैल्यू है, लेट्स कॉल इट हाई क्लास. दिस इज माय अर्बन रूरल. कुछ ऐसा अगर मेरा डेटा है, लेट्स से हाई क्लास यहाँ पे मेरी 8 है, इस केस में यहाँ पे 1 है, इस केस में यहाँ पे लेट्स से 3 है, एंड दिस इज समथिंग 4 एंड अगेन दिस इज लेट्स से 2. तो जब भी ये सबसे पहले क्या करेगा, इसके हिसाब से अरेंज करेगा. सो इट विल पुट अप लाइक ऑल वंस टुगेदर, देन 2 2 2 2 लाइक दिस. ठीक है, अब ये सेकेंड कॉलम पे जाएगा. इसने वंस को तो अरेंज कर दिया, ठीक है. फिर ये चेक करेगा कि हाई क्लास को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो इट विल मैच इट सबसे पहले कि वंस में सबसे छोटा हाई क्लास कहाँ है, इट इज दिस. इट विल पुट 1 अगेंस्ट 1. देन नेक्स्ट सबसे छोटा हाई क्लास उससे जस्ट 1 से बड़ा लेकिन बाकी उससे छोटा इज हियर. सो इट विल पुट 2 हियर एंड देन इट विल चेक द थर्ड वन विच इज हियर, देन इट विल पुट 8. ओके, सिमिलरली 2s में क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा सबसे छोटा हाई क्लास 2 में कौन सा है, इट इज 3. इट विल पिक दिस पर्टिकुलर रो एंड पुट इट लाइक दिस, देन इट विल गो टू 4. सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है. सिमिलरली आप कितने भी इसमें कॉलम्स जो है वो बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन. बट अब तक हमने इस चीज़ को पूरे असेंडिंग ऑर्डर में जमाया था. व्हाट अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर? सो लेट्स सी दिस केस. मुझे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से इस पूरे डेटा को अरेंज करना है, बट दैट टू इन डिसेंडिंग ऑर्डर. So what I'll do, I'll pass the name first, then I'll write the function name, then again the name of the object. Then क्योंकि मुझे descending order में करना है, अब तक मैं कुछ स्पेशली कुछ अलग से मैं कुछ पास नहीं कर रहा था, and it was by default taking the column in increasing order. But right now I need to arrange it in decreasing order. So there is a function called DESC which stands for decreasing order. और इसके अंदर अगर मैं अपने कॉलम का नाम पास कर दूँ which is my year of establishment, I'll copy this from here and I'll paste it here. Okay, and now if I'll run it, you will see मैं year of establishment पे जाता हूँ. यहाँ पे देखोगे आप 2022 सबसे पहले है, और मैं अगर बिल्कुल एंड में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज गॉन टिल 1797. सो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इस पूरे डेटा को अरेंज कर दिया. ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर मुझे इस पूरे डेटा को मल्टीपल कॉलम्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन आई कैन नॉट पास ऑल ऑफ देम विद इन DESC. सो प्लीज नोटिस, आई एम सेइंग वी कैन नॉट पास all of them within this DESC. हमें हर एक को separately लिखना होगा. That means first one, then second one. So let's say मुझे इसको year of establishment and मान के चलिए
दिस अर्बन रूरल के हिसाब से मुझे इसको अरेंज करना था। ओके, देन आई विल हैव टू राइट इट लाइक दिस सेपरेटली। ओके, और एक चीज, आप पूरे इस अरेंज को कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स पे लगाना होगा। सो आर हैंडल्स इट इंटरनली एंड इट विल अरेंज इट। सो आपके अगर कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको कुछ अरेंज करना है, सो इट कैन इवन ऑपरेट ऑन द कैरेक्टर टाइप और इवन फैक्टर टाइप। Okay, let's move on to the sixth prompt. It is saying arranged in mixed order. Mixed order कैसा चाहिए हमें? Based on district as increasing and decreasing order of year of establishment. ठीक है, district हमें increasing order में चाहिए and year of establishment decreasing order. So this is how I'll write it. If underscore sample 1. सबसे पहले district मुझे ascending order या increasing order में, so I'll write it without DESC. Now I'll type DESC and here I want to pass my year of establishment. Paste it here and I'll run this. So let's open and see. By the way, district मेरा character type का variable है. So if you notice, इसने district को alphabetical order में arrange कर दिया, सारे A's पहले आ रखे हैं। एंड दूसरा मैंने क्या किया था, दिस इज फर्स्ट एंड देन जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया है। पर हम जब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पे आएंगे तो इसने हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करी है कि पहले सबसे बड़ा या सबसे नया स्कूल कौन सा है जो एस्टैब्लिश हुआ है, एंड देन सो ऑन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, आई होप दिस वुड ऑल्सो बी क्लियर टू यू। दिस अनदर थिंग, मान के चलिए कि हमारे कुछ कॉलम्स में डेटा ब्लैंक है, दैट मीन्स उसके अंदर वैल्यूज नहीं है या एनएज है। फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दिस, आप देखेंगे ये पार्लियामेंट्री, इसमें बहुत सारे एनएज हैं। इसके अलावा ईयर ऑफ रिकॉग्निशन जो है उसके अंदर भी आप यहाँ पे एनए देख सकते हैं। मान के चलिए अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से अपने डेटा को अरेंज कर रहा हूँ, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एनए वाले जितनी भी वैल्यू है, चाहे ब्लैंक्स इन माय डेटा इन अ वे, बाय द वे ब्लैंक एंड स्पेस एंड ब्लैंक एंड एनए में फर्क है, ठीक है। तो अगर आप स्पेस छोड़ देंगे, इट विल कंसिडर इट एज अ कैरेक्टर, दैट मीन्स इट विल रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे स्पेस चला हुआ है। एन इज लाइक ब्लैंक, उसके अंदर वहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे। मैं बोल रहा था कि अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से अपने डेटा को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, देन व्हाट इट विल डू, रिगार्डलेस ऑफ आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, सारी एनए वैल्यूज को वो नीचे रख देगा, बाकी सारे डेटा को वो ऊपर रखेगा। तो लेट्स सी दिस। अगर मैं इसी चीज़ को देखूं, माय कॉलम नेम इज ईयर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्निशन PR, दिस इज माय डेटा के अंदर कॉलम का नाम, सॉरी फर्स्ट पास द ऑब्जेक्ट नेम, एंड लेट्स से मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला। इफ आई रन दिस, यू विल ऑब्जर्व कि सबसे पहले सारी वैल्यूज होंगी PR, तो सारी वैल्यूज ऊपर हैं, लेकिन मैं एंड में जब जाऊंगा, यू विल ऑब्जर्व कि एनएस जो हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हो रखे, ये देखिए। एंड इफ आई स्लोली गो अबव, ये सारे एनएस यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। तो इवन इफ मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करता तो भी क्या होता, ये एनएस को नीचे ही रखता सारी वैल्यूज के बाद। सो इफ आई ओपन दिस, यू विल सी अगेन, इफ आई गो टू माय दिस पर्टिकुलर कॉलम, ये सारी वैल्यूज ऊपर हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज यहाँ पर। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि हम रीनेम कैसे करते हैं और हम अरेंज कैसे करते हैं डेटा को। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। Let's practice few examples for your better understanding. Okay, so here I want to do what, मुझे एक urban rural column है, मान के चलो मेरे डेटा में, और मुझे उसको चेंज करना है U_R में। Then how do I do it? So let's check the first example. You can pause the video if you want to work it out first and then see. This one will not work. By the way, I also need to store it, हाँ, अपने डेटा के अंदर ही, डेटा फ्रेम के अंदर ही। तो
दिस थिंग वोंट वर्क बिकॉज यहाँ पे पहले सबसे पहले इन्होंने क्या लिख दिया है, ओल्ड इज फर्स्ट एंड देन दे हैव रिटन द न्यूअर कॉलम। तो हमारा जो रीनेम जो फंक्शन है वो कैसे पैरामीटर्स लेता है, इट टेक्स द न्यू वैल्यू फर्स्ट एंड देन इक्वल टू द ओल्ड वैल्यू। ऑल्सो दिस विल नॉट स्टोर इट एनीवेयर, इट विल डायरेक्टली प्रिंट द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मैंने इसको जो एरो का यूज़ करके उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं डाला। सो दिस इज हाउ इट विल नॉट वर्क। सेकेंड वन, आई एम स्टोरिंग इट, फाइन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट अगेन आई एम पुटिंग माई ओल्ड नेम फर्स्ट यहाँ पे, तो दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। ओके, एग्जाम्पल 3 looks fine, yes, I put in the quotes, तो मैं quotes के अंदर भी डाल सकता हूँ अपना नया नाम which is equal to my old name, so this will work, this is perfect, it is also storing the data. And my example 4, even this will work because even when I'm using it without the quotes, but मैंने कोई space नहीं छोड़ा है U और R के बीच में, hence it will take the new name like this. Okay, I hope ये आपको बना होगा. Let's try one more thing for the arrange. What I want to do, I want to arrange SCH profile data frame एक मेरे पास है based on decreasing order of state and instruction days PR columns. तो दोनों को decreasing order में use करते हुए मुझे इसको arrange करना है. Let's look at the first one. By the way, it didn't ask me to store it, इसलिए यहाँ पे आपको कोई arrow नहीं दिख रहा है. पहला वाला चेक करते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम बराबर से पास किया हुआ है, स्टेट किया है, लेकिन दिस वे इट विल अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो हेंस दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. एग्जाम्पल 2, जैसा मैंने बोला था DESC के अंदर आप दो चीज़ें पास नहीं कर सकते हैं, आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, इसलिए इवन दिस विल नॉट वर्क, इट विल थ्रो यू एन एरर. थर्ड वन, दिस लुक्स फाइन, यस दिस इज परफेक्ट. थर्ड वाला काम करेगा क्योंकि मैंने सेपरेटली इसको पास कर रखा है एंड इट विल वर्क. हाउ अबाउट द लास्ट वन, स्टेट को मैंने बिना DESC के लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अरेंजिंग द स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर whereas the instruction days we are in descending order. So this won't work. So सिर्फ थर्ड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे काम करेगा. Okay, these are some practice questions for you. So if you want to work on them, pause the video because next slide में मैं आपको इसके आंसर दिखा रहा हूँ and these are the answers. So I hope ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी मददगार हुई होंगी आज. एंड प्रैक्टिस मोर, लाइक आई ऑलवेज से कि बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज़ नहीं बैठेगी दिमाग में. तो प्रैक्टिस मोर. इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चन जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो एंड ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.